बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से और मैं हूं जवाद कमाल। हुकूमत ने रात की तारीकी में एक बार फिर पेट्रोल की कीमत में 24 रुपये 3 पैसे का इजाफा किया और साथ में कहा कि ये मुश्किल मुआशी फैसले हैं। मुश्किल मुआशी फैसलों का जिम्मेदार इमरान खान को उन्होंने ठहराया। कहा कि सारी बारूदी सुरंगें वो बिछा कर गए थे, सारे मुआहदे वो करके गए थे, उस पर अमल दरामद करना ज़रूरी है। अगर उस पर अमल दरामद ना किया इन मुआहदों पर तो पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट भी कर सकता है। और एक वजाहत भी दे दी हुकूमत ने, वो ये है कि अगले 2 से 3 माह में वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल साहब ये कहते नजर आ रहे हैं कि अगले 2 से 3 माह में मुश्किल फैसलों के समरात मिलना शुरू हो जाएंगे, मईशत बेहतर हो जाएगी। मईशत को हम ट्रैक पर वापस लेकर आ चुके हैं, पिछले 4 साल का खमियाजा हम भुगत रहे हैं। क्या जो मईशत है उसकी दुरुस्त समत का तयन हुकूमत ने कर लिया है? प्रोग्राम में आगे चलकर हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली खान मोहम्मद जवाली जो बजट इजलास में पेश हुए थे। पार्टी पॉलिसी है कौमी असम्बली में ना जाने की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि हमने तो इस्तीफ़े दे दिए हैं और अब हम असम्बली में नहीं जाएंगे, लेकिन खान मोहम्मद जमाली बजट इजलास में गए। जिसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि क्या तमाम मुस्ताफ़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान अपने इस्तीफ़ों पर रजामंद हैं या पार्टी पॉलिसी पर चलने के इतने ज़्यादा पाबंद हैं या पार्टी से इख्तलाफ रखते हैं? और तहरीक इंसाफ अरकान कौमी असम्बली क्या अपनी खुशी से असम्बलियों से बाहर हैं? कितना बड़ा धचका है PTI के लिए? क्या लाइन लग सकती है असम्बली में वापस आने के लिए PTI अरकान की? प्रोग्राम के आखिर में बात NA 240 के ज़िमनी इंतखाब की होगी। MQM के मरहूम रहनुमा इकबाल मोहम्मद अली के इंतकाल के बाद ये नशिस्त खाली हुई थी, जिसके बाद वहाँ पर ज़िमनी इंतखाब हो रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस ज़िमनी इलेक्शन का बॉयकॉट किया। जमात इस्लामी इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रही है, लेकिन आज दोपहर 3 बजे तक टर्न आउट 5% से भी कम रहा था और तसादुम 3 बजे के बाद शुरू हुआ और तसादुम इस कदर हुआ मुख्तलिफ जमातों के दरमियान में। खबरें ये हैं कि एक कारकुन जाम बहक हुआ है, एक शख्स की हलाकत हुई है। इसके अलावा वहाँ पर कम अज़ कम 6 अफराद ज़ख्मी भी हैं। इस तमाम तर सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है? सूबाई चीफ इलेक्शन कमिश्नर एजाज अनवर चौहान साहब ने मामले का नोटिस लिया और फौरी तौर पर कार्रवाई करने की हिदायत की है, लेकिन पुलिस, रेंजर्स और इंतजामिया की क्या ये नाकामी है? इस पर प्रोग्राम में बात होगी। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊंगा। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार शहजाद चौधरी साहब ने, सीनियर तज्ज़ियाकार सज्जाद मीर साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार ज़ैगम खान साहब और सीनियर तज्ज़ियाकार कमर चीमा साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद चौधरी साहब, मईशत की दुरुस्त समत का तयन हो गया, जैसे वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल साहब ने कहा कि मुश्किल फैसले कर रहे हैं, अब इसके समरात अगले 2 से 3 माह में मिल जाएंगे? नहीं, मैं नहीं समझता कि सिमत दुरुस्त हुई है। मैं समझता हूँ कि मजबूरी का ये बजट था, मजबूरी के अनाउंसमेंट्स हैं, मजबूरी के फ़ैसले हैं और मजबूरी एक ही है कि IMF को किसी तरीके से राज़ी किया जाए ताकि जो इनको पैसे मिलने हैं बाहर से उधार इन्होंने और लेना है, वो मिल जाए किसी तरीके से। जैसा आपको बताया वज़ीर ख़ज़ाना ने कि अगले साल में कम से कम उनको 42 अरब डॉलर चाहिए, जिसके अंदर से सिर्फ 3 से 4 अरब डॉलर जो है वो पाकिस्तान का अपना पड़ा है इस वक़्त ख़ज़ाने में, और बाकी जो 39 के करीब है वो उनको कहीं ना कहीं से निकालना है। कहीं ना कहीं से क्या निकालेंगे? ज़ाहिर है कई एक्सपोर्ट्स होंगी, कुछ बाकी आएंगी, लेकिन ऑल टोल्ड वो समझते हैं कि उनको कम से कम 15 से 20 अरब डॉलर जो है वो चाहिए होगा अगले अगले फिस्कल ईयर के अंदर। और अगर ये सारा पैसा चाहिए अगले फिस्कल ईयर, ये याद रखें कि PTI के 5 या पौने 4 साल का जो दौर था, इसमें तकरीबन सालाना 15 अरब डॉलर की हमें ज़रूरत पड़ रही थी। शॉर्ट टर्म लोन लेके, मीडियम टर्म लोन लेके, IMF के साथ जाके, तो 15 अरब का एक एवरेज फिगर था जो कि पाकिस्तान को ज़रूरत पड़ रही थी बियॉन्ड इट्स ओन, जो इसके अपने ख़जाने हैं उससे, जो ज़खायर हैं उससे बढ़ के। तो अगर ये इसी तरीके से ऐड होते रहे, जो बाहर से हम उधार लेंगे, तो ये उससे अगले साल, यानी ये तो हम 22-23 की बात कर रहे हैं जहाँ पर मिफ्ताह साहब वज़ीर ख़ज़ाना है, फिर बीच में इलेक्शंस होते हैं, फिर 23-24 का जो साल होगा उसमें आप यूँ समझिए कि हमें कोई 30-35 अरब डॉलर चाहिए होगा। तो ये बढ़ता ही जाएगा क्योंकि जितना हम उधार लेंगे उतना हमें, तो ज़ाहिर है कि इससे तो मईशत नहीं चल सकती। एक वक्त आएगा कि हमारी ताकत और सकत से बाहर हो जाएगा कि जिन लोगों के हमने पैसे अदा कर रहे हैं, जितना पैसा पाकिस्तान में प्रोड्यूस होगा वो सारे का सारा बाहर के लोगों को देने के लिए होगा, तो आज नहीं तो 2 साल के बाद। लेकिन यहाँ पे करेक्शंस करने की ज़रूरत है। करेक्शंस इस तरीके से कि आपकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ सकती है, ग्रोथ कैसे हो सकती है, ग्रोथ कैसे करनी है जो कि परमानेंट ग्रोथ हो, ये पैसे की फरावानी वाली ग्रोथ नहीं जो कि हर गवर्नमेंट आके आखिरी 2 साल में चमत्कार दिखाती है, वो वाला काम नहीं। एग्रीकल्चर के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, बाकी सर्विसेज के अंदर, IT के अंदर, यानी वो पैसा जो कि पाकिस्तान का अपना हो और पाकिस्तान अंदर रख सके। तो वो पैसा जब आएगा
ताकि हम हमारी ये एबिलिटी हो जाए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो लोगों को पैसा साल में देना होता है, वो हमारी अपनी कैपेसिटी में हो। फिर हम बोलेंगे कि हमारी मईशत का रुख दुरुस्त हो गया। लेकिन इस वक़्त ये जिसे कहते हैं ये कल की जंग लड़ रहे हैं। ये प जो पिछले हफ़्ते या पिछले साल की जंग थी वो आज लड़ी जा रही है। ये आइंदा की जंग नहीं है, ये जो मईशत के साथ है। तो इसलिए मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा लैग में है, बहुत पीछे है और बिल्कुल मईशत की सिमत फ़िलहाल दुरुस्त नहीं हो पाई है। राइट। मीर साहब, आप मुत्तफ़िक हैं हुकूमत के इस पॉइंट से कि मईशत की समत हमने दुरुस्त कर दी है? नहीं, सम दुरुस्त करने का मतलब अगर ये है कि अब हम उस रास्ते पर चल निकले हैं कि जब तरक्की ही तरक्की है और पाकिस्तान बेहतरी की तरफ बढ़ता जाएगा, तो वो तो कहना शायद मुश्किल है। मईशत की दुरुस्ती के बारे में जो इस वक़्त कदम लेने की ज़रूरत थी, वो यही थी इनके ख़्याल में। मैं नहीं कहता कि आउट ऑफ द बॉक्स कोई कैसे सोच रहा है, कोई मईशतदान कैसे सोच रहा होगा। इनकी नज़र में यही थी कि हम आईएमएफ में जो वादे हमने इंटरनेशनल कमिटमेंट किए हैं, उसको पूरा भी करें और उनका जो पैकेज है, उसको कंटिन्यू भी करें। उसमें ये कामयाब होते दिखाई देते हैं, शायद से हो जाए, फैक्टर का मतलब बिल्कुल तय हो जाए, ये भी हो जाए और उससे इनकी मईशत कुछ आगे बढ़ने लगे। बाकी पैसे तो उन्होंने जो कुछ भी हो इकट्ठे करने हैं, इधर से करने हैं, उधर से करने हैं, ये करने हैं, लेकिन इनको इस बात का एहसास हो गया है कि इन्हें जो चीज़ ठीक करनी है, वो ये है कि फ़ौरन फ़ौरन अपना जो एक्सपोर्ट है, वो बढ़ानी है। एक्सपोर्ट में ये इनका ज़ोर यही है कि हम अपना सॉफ्टवेयर भी बेचें, हम अपनी आईटी का शोबे को भी बरूए खा लाएँ, हम अपनी फसलों को भी बेहतर करें, हम अपनी इम्पोर्ट कम करें। इम्पोर्ट कम करना कई मानों में नेगेटिव होता है। जब हम इंडस्ट्री नहीं लगाते या इंडस्ट्री चलाने के लिए रॉ मटेरियल नहीं मंगवाते या रॉ मटेरियल के अलावा डीजल, पेट्रोल जो चीज़ ज़रूरत है वो नहीं मंगवाते, तो वो एक नेगेटिव वो ग्रोथ होती है। तो ये ज़रूरत ये है कि हमने करना ये है कि अपनी वो चीज़ें प्रोड्यूस करना शुरू करें, जो हम इम्पोर्ट करते हैं और प्रोड्यूस कर सकते हैं और फिर एक्सपोर्ट के उस शोबे में बढ़ाएँ, जो हम बाहर बेच सकें कि हमारे पास कुछ सरप्लस हो और हमें कर्ज़ा ना लेना पड़े। ये एक लंबा प्रोसेस है। इसकी विजुअलाइज़ेशन तो हमारे इकोनॉमी की देखिए इससे पहले भी शायद थी, लेकिन वो उस पे चल नहीं पा रहे हैं। हम्म। हम ऐसे सियासी चुंगल में फँसे हुए हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं, कुछ ऐसा दिखाना चाहते हैं। पर ये तो तुमने ठीक कहा था कि जब तक हम अपनी ग्रोथ को नहीं बढ़ाते, हम आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन ग्रोथ को बढ़ाने का मतलब अगर ये है कि अपनी इम्पोर्ट बढ़ा लें, तो वो एक नेगेटिव है। हमें अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा और प्रोडक्शन बढ़ाने में हमने गाड़ियाँ पैदा करनी शुरू कर दी। भई वो गाड़ियाँ पैदा करने से क्या होगा, पेट्रोल भी ज़्यादा आएगा और गाड़ियों की किट्स भी बाहर से मंगवाई जाएगी। अगर आपने लार्ज स्केल इंडस्ट्री को बढ़ाना है, तो आपको इस तरह बनाना है कि आप ना सिर्फ सेल्फ सफिशिएंट हो जाएँ, आपके पास सब कुछ था। स्मॉल टूल फैक्ट्री थी, हैवी मशीनरी की फैक्ट्री थी। आपके पास वो अदारे मौजूद थे जहाँ आप बड़ी-बड़ी मशीनें डाल सकते थे। हम्म। वो पूरा वर्कशॉप थी, ये टॉपचार्ट था, ये टेस्ला का था, ये सारे अदारे वो थे जिसको आप यूज़ कर सकते थे। आपने नहीं यूज़ किया। अब अगर आपका प्लान है और आप एग्रीकल्चर को सचमुच पॉजिटिव लाइन पे लगाना चाहते हैं, अपना बीज बेहतर करना चाहते हैं, अपने पानी करना चाहते हैं, ये नहीं कि हमने इतना इंसेंटिव दे दिया, ठीक है अब बढ़ जाएगी खुद ही काश्त, बुरी सूरत-ए-हाल है। अगर आप सब कुछ करना चाहते हैं, जी। तो फिर ये है कि सब हमने सही की है। वरना ये है कि हमने बस इस बात का बंदोबस्त किया है कि इस साल कर्ज़े जी। हो जाएँगे और हम डिफ़ॉल्ट भी नहीं करेंगे। जगम खान साहब, हुकूमत कह रही है मुश्किल फैसले ले लिए हैं, मईशत दुरुस्त सम की तरफ दुरुस्त सम पर ले आए हैं और अगले 2 से 3 माह में इसके समरात भी मिलना शुरू हो जाएंगे। आप मुत्तफिक हैं इस बात से? देखिए, मैं अपने दोनों सीनियर कोलीग्स जो हैं उनसे इत्तेफ़ाक करता हूँ कि अभी तक जो मईशत की सिमत करने का दावा बहुत बड़ा दावा है और मेरे ख़्याल में ये इस वक्त ये बात कहना दुरुस्त नहीं है। अभी तक हम आई ऑफ द स्टॉर्म में, यानी पाकिस्तान का जो शदीद इस वक्त माशी बहरान है, जो आगे फैल कर पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले सकता है और जिससे निकलने का इस वक्त वाहिद तरीका ये है कि पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में वापस जाए। उस वापस जाने के लिए हुकूमत ने वो स्टेप्स लेने शुरू किए हैं जो ज़रूरी थे, जो रिक्वायर्ड थे। अब क्या ये स्टेप्स काफ़ी हैं, इसके नतीजे में पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में चला जाएगा? ये बात हमें IMF ने बताई। देखिए, 2 चीज़ें जिस पर IMF के पास आप जाते हैं, जिसकी वजह से जाते हैं, एक होता है आपका यानी आपका जो खसारा है, वो जो डॉलर के आने और जाने का फ़र्क है, वो जब बहुत बढ़ जाता है, तो
फिर आप बैरूनी मसाइल की जो ज़रूरत होती है उसके लिए आप IMF के पास जाते हैं। तो जैसे बताया गया कि $15 बिलियन की एवरेज हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट हो रहा है। अभी ये जो माशी साल है इसके जो पहले 10 महीने जो PTI की हुकूमत के थे उसमें आपका सिर्फ तजारती खसारा जो था वो $40 बिलियन था। आपने $25 बिलियन की एक्सपोर्ट्स की थी और $65 बिलियन की इम्पोर्ट्स की। एक तो ये बात है। दूसरी चीज़ ये है कि आपका जो फिस्कल डेफिसिट है, जो बजट का खसारा है, वो भी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। हुकूमत की आमदनी बहुत कम है, खर्च बहुत ज़्यादा है। इस साल आपका जो बजट का खसारा है वो 5,000 अरब होने लगा। अब उसके लिए IMF जो आपको तजावीज़ देती है, जब आप खुद नहीं कर पाते तो IMF कर्ज देने से पहले आपको कुछ शराइत रखती है। आप ये स्टेप्स लें ताकि आपकी ये बीमारी ठीक हो, तब हम आपको कर्ज देंगे। जब IMF कर्ज देती है तो जी बाकी तमाम इदारे दुनिया भर के और दूसरे ममालिक ये समझते हैं अब ये मुल्क जो है वो ठीक होने के रास्ते पे चल रहा है। उस पर तो कुछ स्टेप्स लिए हैं, लेकिन क्या ये हुकूमत के पास इतना वक्त भी है, पहली बात है। और दूसरी बात है, क्या ये हुकूमत वो डिसीजंस लेगी जो 30 साल में नहीं लिए गए, जिसके नतीजे में पाकिस्तान इन बहरानों से मुस्तकिल तौर पर, जो पहले बहरान हर 5 साल के बाद आया करता था और अब 1.5 साल के बाद आ गया, यानी जो बूम बस साइकिल है इससे हम निकल सके, उसके जो स्टेप्स लेने होंगे वो अभी नहीं लिए गए, ना लिए जा सकते। इस वक्त सिर्फ वो स्टेप्स लिए जा सकते हैं जिसकी वजह से हम इमीडिएट बहरान से निकलें। उस पर हुकूमत ने यकीनन कुछ बोल्ड फैसले किए हैं, लेकिन मेरे ख्याल में कई ऐसे पॉइंट बजट में मौजूद हैं जिस पर IMF एतराज़ कर सकता है। जब उसको ठीक करेंगे, IMF इनको स्टेट ऑफ हेल्थ देगा कि हाँ जी ठीक है, अब हम तैयार हैं, तो फिर हम कह सकेंगे कि कम से कम पहला स्टेप ले लिया। राइट। कमर चीमा साहब, हुकूमत का दावा है कि मईशत को दुरुस्त ट्रैक पर लेकर आ गए हैं, क्या हो गया मईशत की दुरुस्त समत का तयन? देखिए, आप अगर लगभग पाकिस्तान की जितनी भी हुकूमतें आती हैं सभी ये अल्फाज कहती हैं, ये कोई नई बात नहीं है, ना ये इस जो नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट ने कही हो, तो सबको इमरान खान साहब भी यही कहते हैं। लेकिन क्वेश्चन तो ये है कि ये हम कैसे डिटरमिन करेंगे, ये कैसा पता चलेगा कि पिछली हुकूमतों ने क्या नालायकियां की, क्या नाकामियां थी कि हम हर रोज एक मुश्किल में जा रहे हैं। और मुझे ऐसे लगता है पाकिस्तान में एक बड़े पैमाने पे वो बहस ही नहीं हो रही, वो बात ही नहीं हो रही। भाई अगर पिछले कुछ सालों में CPEC की वजह से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आई, हम कहते हैं जी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई, बहुत अच्छा हुआ, तो वो पहिया क्यों ना चला, GDP ग्रोथ रेट क्यों ठीक ना हुआ? हम फॉरेन रेमिटेंस पे बड़ा जो इत्तेफाक करते हैं, हमें पता चला कि उससे भी इकोनॉमी ठीक नहीं होती। तो फिर इकोनॉमी किससे ठीक होती है? हम किससे ये सवाल करें? मुझे तो ये समझ नहीं आती, एक आम स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स हूँ और आजकल पाकिस्तान के अंदर एक इकोनॉमिक इमरजेंसी होनी चाहिए। जब मुल्क के अंदर इकोनॉमिक इमरजेंसी हो, पाकिस्तान की जो सियासी लीडरशिप है वो सियासत कर रही है और किसी बंदे को पेट्रोल आपके पिछले एक महीने तकरीबन 85-90 रुपए और डीजल आपने कितना बढ़ा लिया, लेकिन मजाल है कि किसी के कान पे जूं रेंग रही है और कुछ समझ रहा हो कि इसके आम बंदे पे कि इस शख्स पे क्या असरात पड़ेंगे। हर बंदा सियासत कर रहा है। सो मुझे ऐसे लग रहा है लार्जर स्केल पे रियलाइजेशन भी कोई नहीं है, कोई बहस भी नहीं हो रही। मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर ठीक करने की बात होती थी कि जी इमरान खान की सरकार आई है, एस्टैब्लिशमेंट भी साथ मिलके काम कर रही है, बिजनेसमैनों के साथ भी जा रहे हैं, जनाब मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर ठीक हो गए। आज पता चल रहा है भाई कि यहाँ पे तो पेट्रोल 250 रुपए लीटर आपको मिलेगा और जारी बात है उससे इन्फ्लेशन होगी। उस इन्फ्लेशन को कैसे रोका जा सकता है? क्या आप बिजनेसमैन लोगों से नीचे जाके गली मोहल्ले में पूछा, आपको पता चलेगा। मुझे लगता है कि लार्जर डायलॉग बहस करें, पार्लियामेंट में खड़े हों, आवाम को बताएं हमारी डायरेक्शन क्या है, हमने आइंदा किधर जाना है। भाई 4,000 अरब तो सीधा सीधा चले जाना है आपकी डेट सर्विसिंग में, 1500-1600 अरब फौज ले जाएगी, 500-600 अरब आपकी पेंशन ले जाएगी, 3500 अरब से मुल्क कैसे चलाना है और कर्जे लेने पड़ेंगे और फिर उन पे और सूद देना पड़ेगा। तो किधर जा रहे हैं? एक लार्जर स्केल पे एक बड़ी बहस की जरूरत है जो कि मिसिंग है। और एडवाइजर आपके टीवी पे बता देते हैं कि हालात ठीक हो गए हैं, पिछले बताते थे वो गए हैं तो पता चला हम और मुश्किल में हैं। तो मेरा ख्याल है हमें पिक्चर क्लियर नहीं है। बिल्कुल ठीक है, ब्रेक पर जाएंगे। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली अरकान की असम्बली में वापसी के बारे में, ब्रेक के बाद।
वेलकम है। खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली खान मोहम्मद जमाली बजट इजलास में गए थे। पीटीआई की पार्टी पॉलिसी है कि असम्बली में अब नहीं जाना, नए इंतखाबात की तरफ जाना है। पीटीआई का मौक़िफ़ है कि हमारे तमाम अरकान ने अपने इस्तीफ़े दे दिए हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि आप पीटीआई के अरकान असम्बली खान मोहम्मद जमाली की वापसी के बाद क्या नाखुश हैं इस्तीफ़ों के फैसले से, या फिर जो पीटीआई अरकान है उन्होंने जो इस्तीफ़े दे दिए हैं वो इस तमाम तरह सूरत हाल पर रजामंद है जिस पॉलिसी पर पार्टी चल रही है? सज्जाद मीर साहब, लाइन लगती देख रहे हैं आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर अरकान भी असम्बली में वापस आएंगे खान मोहम्मद जमाली के बाद? देखें, जमाली तो लेकिन उस खानदान से है जो खासा बोल्ड है बलूचिस्तान के उस इलाके का। लेकिन असल बात यह है कि ये वापस आना है इनको, इसलिए वापस आना है कि ख़ास तौर पर इमरान ने जो अब मौक़िफ़ इख्तियार किया है, कल फ़ौज के साथ रूबरू हुआ है, आमने सामने हुआ है, रूबरू हुआ है। वो कहता है कि ये कौन है DGISPR कि वो किसी बात की राय दे। उसने कहा मैं राय नहीं दे रहा भाई, मैं तो तुम बता रहे थे कि सारे सर्विसेज चीफ जब बैठे हुए थे तो उन्होंने ये कहा था कि साजिश हुई है, और उसके बाद हमने ये असेंबली में करारदाद पास नहीं होने दिए, सब कुछ किया। ये बात गलत है। तमाम जो सर्विसेज चीफ थे उनका राय यही थी कि कोई साजिश नहीं हुई। तो ये तो आमने सामने आने वाली बात है ना जी। मैं बहस नहीं करता कौन ठीक कहता है कौन गलत कहता है। मैं ये कह रहा हूँ कि इमरान ने अभी तक कोशिश की थी कि ज्यादातर सिर्फ न्यूट्रल का लफ्ज इस्तेमाल करके वो फौज को टारगेट करे, लेकिन अब वो डायरेक्ट हमारे अराकीन असेंबली की अक्सरियत ऐसी है जो ऐसी लड़ाई वो कहती है हम आपके साथ तो हैं लेकिन हम फौज के खिलाफ नहीं जा सकते, या जो कह रही है हम फौज के साथ खिलाफ जाना अफोर्ड नहीं कर सकते। इस मुल्क में उन मुहब्ब वतन लोगों की कमी नहीं है जो ये समझते हैं कि फौज ने बहुत गलतियां की होंगी और उन गलतियों की वजह से उसका कफारा भी हम भुगत रहे होंगे, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता फौज को नुकसान पहुंचा तो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचेगा और फिर पाकिस्तान बचेगा नहीं। तो इसलिए बहुत से लोग जो ये समझते हुए, जब बहुत से लोग ये डरते हुए कि ये तो फौज के खिलाफ लड़ना शुरू हो गया, ये कहाँ मरवा देगा हमें, हम क्या करेंगे, तो वापस तो उन्हें आना है। वैसे भी उनमें अक्सरियत ऐसी है बल्कि सभी के सब शायद अलाउंस भी ले रहे हैं अपने, और अपनी तनख्वाहें भी ले रहे हैं, अपने प्रिविलेज भी ले रहे हैं, उन घरों में भी रह रहे हैं, वो घर भी उन्होंने नहीं छोड़े हुए। तो ये इनका अजीब एक तरह का कॉन्ट्राडिक्टरी किस्म का इनकलाब है जो ये लाना चाहते हैं। ऐसी सूरत में लोगों का वापस आना एक लाबुदी सा काम है। वो बजट सेशन में वापस आए, आप कहेंगे बजट सेशन में जाने से रोका था, लेकिन जब ये आप ये केस करेंगे तो उसके जवाब में आएगा भी वो गए थे सेशन में, रोका होगा आपने, लेकिन उन्होंने इस्तीफे देने की बात की थी, लेकिन उन्होंने वोट तो नहीं दिया, और हो सकता है वो वोट ना भी दें, उनके वोट की जरूरत भी ना पड़े, लेकिन एक जेस्चर है। इस जेस्चर का मतलब है कि ये काम हो सकता है। ये काम जो कल से शुरू हुआ है, इमरान ने जो स्टैंड देना शुरू किया है, अब वो कहता है कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं वो फैसला करें कि ये साजिश हुई कि नहीं हुई। हमें तो पता है कि साजिश हुई है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी ये कहे कि साजिश हुई है, क्योंकि हमें पता है साजिश हुई है। और जब साजिश हुई है और अगर आप नहीं मानते तो आप गलत कहते हैं, चाहे आप चीफ जस्टिस हो, चाहे आप आर्मी चीफ हो, चाहे कोई भी हो। तो इमरान का ये बयानिया जो है ये ज्यादा देर तक चलने वाला नहीं है। वो कोशिश ये कर रहे हैं कि स्ट्रीट्स पर आकर स्ट्रीट की ताकत के लिए, लेकिन स्ट्रीट में लोग एक खास हद तक ही आगे आते हैं भाई। वो खास तौर पर इमरान के साथ जो लोग हैं ये जलसे जुलूस अटेंड करने में बड़े शौकीन होंगे, लेकिन ये वो पीपल्स पार्टी के लोग भी नहीं है। वो जो थे जो लोअर क्लास के थे, ये लोअर मिडिल क्लास की होती है, ये एक खास तरह की क्लास है, इसका खास तरह का मजाज होता है। हाँ, जब ये विपद आती है और आपने लोगों को शामिल करती है तो फिर फस्तायत आती है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान में फस्तायत नहीं आती। राइट, सैगम साहब, आपको क्या लगता है लाइन लग जाएगी खान मोहम्मद जमाली की वापसी के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर अरकान असेंबली भी वापस आना शुरू हो जाएंगे कौमी असेंबली में? देखिए, जो जमाली साहब आए हैं ये तो क्लियरली पार्टी की डिफाइंस में आए, क्योंकि पार्टी ने अभी वापस आने का फैसला नहीं किया और ये अच्छी खबर नहीं है पीटीआई के लिए। इससे ये भी जाहिर होता है कि वो शायद अपना अगला इलेक्शन जो है वो पीटीआई के साथ नहीं करेंगे। तो हो सकता है कुछ और मेंबर्स भी, खासतौर पर वो मेंबर्स जो अब पीटीआई से वाबस्तगी छोड़ने का इरादा रखते हैं, वो वापस आए। लेकिन वो तमाम मेंबर्स जो पीटीआई के साथ हैं, जो अगली दफ़ा पीटीआई का टिकट लेना चाहते हैं, वो मेरे ख्याल खुद से वापस नहीं आएंगे। वो उसी वक्त वापस आएंगे अगर इमरान खान ने ये फैसला किया कि
कि मेंबर्स को वापस जाना चाहिए, और इस बात का इम्कान मौजूद है, क्योंकि इस रास्ते को पीटीआई ने मुकम्मल तौर पर बंद नहीं किया। उनके पास इम्कान था, जिस वक्त स्पीकर ने कहा था कि आप आकर तस्दीक करें, अगरचे स्पीकर ने इंडिविजुअली कहा था, लेकिन ये जुलूस बनाकर भी जा सकते थे कि एक दिन या 2 दिन असम्बली में बैठते, दुआदार तकरीरें करते, हर बंदा तकरीर करता और फ्लोर पर डिक्लेयर करता कि आप मेरा इस्तीफ़ा कबूल करें। उस सूरत में स्पीकर के पास कोई रास्ता ना रहता सिवाय इसके कि वो इस्तीफ़े इनके कबूल करें, और इनका एक बहुत स्ट्रांग जो है वो एक प्रोटेस्ट भी हो जाता, यानी बड़े ज़ोर शोर और भी होते। लेकिन पीटीआई ने वो रास्ता नहीं दिया, जिसका वाज़ेह मकसद है कि पीटीआई ये ऑप्शन भी खुला रखना चाहती है कि अगर ज़रूरत पड़े तो हम असम्बली में जाएं। और मेरे ख्याल में वो सिनेरियो ये देख रहे हैं कि अगर कोई ऐसा दबाव आता है कि जिस दबाव के तहत हुकूमत तैयार हो जाती है इस्तीफ़ा देने और इलेक्शन होल्ड करने पर, उस सूरत में अगर असम्बली में कुछ ऐसे बिल्स मंजूर करने हैं मुत्तफ़िका तौर पर तो हम असम्बली में जा सकें, लेकिन उसका इम्कान जो है वो मुझे लगता है। ठीक। जैगम साहब, आपकी आवाज़ ठीक तक आ नहीं सकी। आपको लगता है इम्कान कम है लाइन लगने का? जी, मुझे लगता है कि इम्कान कम है, चंद कम है, मेंबर्स जा ठीक। सकते हैं, लेकिन शायद बहुत ज़्यादा नहीं जाए। बिल्कुल ठीक। कमर चीमा साहब, खान मोहम्मद जमाली की वापसी के बाद आप समझते हैं पीटीआई अरकान की अब लाइन लगने वाली है असेंबली में वापस आने के लिए? जी, मुझे ऐसे लगता है आज नहीं तो कल शायद पीटीआई को वापस पार्लियामेंट में आना पड़ेगा, क्योंकि इमरान खान साहब की जो फर्स्ट जो स्ट्राइक कह ले अगेंस्ट द गवर्नमेंट और अगेंस्ट द सिस्टम जो है वो तो नाकाम हो गई है। उन्होंने एक प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की, उनको ये था मेरा नैरेटिव बहुत ज़्यादा बिकेगा, और वो बिका भी बहुत ज़्यादा। पब्लिक ने रिस्पॉन्ड भी किया और अदारों समेत हर एक को बड़ी मुश्किल में डाला। लेकिन एक चीज़ उनकी लिमिटेशंस भी थी और उनको पता चला कि लोग सड़कों पे उनके साथ नहीं निकलेंगे। वो चीज़ तो फेल हो गई। अब वो समझते हैं कि लोग मेरी बात तो शायद सुनेंगे, लेकिन वो सड़कों पे नहीं आएंगे। और मजे की बात देखिए कि पाकिस्तान में अभी जिसे हम बात कर रहे हैं कि 90 रुपए के करीब 80-85 रुपए 90 रुपए लीटर पेट्रोल बढ़ा, लेकिन आप देखिए पाकिस्तान में ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट कोई नहीं है, कोई नेचुरली लोग सड़कों पे उस तरह बड़ी तादाद में कोई नहीं निकले कि पता चले कि अवाम जो है वो मोबिलाइज हो गई है और अवाम सिस्टम पे जो है वो इत्मीनान जो है वो खो बैठी है। इसका मतलब यह है कि जो छोटी बहुत तहरीक चलती है वो पार्टियां चलाती हैं और अवाम समझती है कि कुछ कंपल्शन जरूर है, लेकिन वो काम करना चाहते हैं। इमरान खान को ये पता है कि वो स्ट्रीट पावर और वो एजिटेशन तो काम नहीं आएगी। जो चीज रह जाती है वो मीडिया है। और कल एक सुनने में आया जो उन्होंने कल एक ट्विटर स्पेस की, उसमें बड़े थोड़े लोगों ने, आई थिंक मैं देख रहा था कोई 61-62 हजार लोगों ने ज्वाइन किया। तो वो और भी प्लेटफॉर्म पे हैं। दैट डजंट मीन कि इमरान खान को लोग सुनते नहीं है, लेकिन अब वो आहिस्ता आहिस्ता चीजें जो है वो बदलनी शुरू हो गई हैं। लोगों को पता चल गया है कि मुल्क की हवा किस तरफ है, अदारे किधर खड़े हैं, एस्टैब्लिशमेंट क्या सोच रही है, और लोग उस तरह अपने आप को दिमाग को जो है उस तरफ मोड़ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब कुछ अरसे में जो है तक तो अब रहेंगे, लेकिन एक वक्त आएगा महीने 2 तक कि शायद वो वापस पार्लियामेंट में आएंगे। आप देखें वो पंजाब में किस तरह मामला जो है वो जहां वो तंग कर सकते हैं वो कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में वो खुद मौजूद हैं। वो वापस आएंगे, लेकिन जारी बात है कि कुछ एक्सक्यूज लेके आएंगे ताकि अपने वोटर सपोर्टर को बता सकें कि मैं इसकी वजह से वापस जा रहा हूं, लेकिन इमीडिएटली शायद ना आ सके। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाकर कोई वापस आएगा असेंबली में आता देख रहे हैं आप किसी को? देखिए, पार्टी बॉस हो सकता है कि जो अगर लोगों को नजर आ रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान साहब के साथ नहीं है, तो बहुत सारे लोग तो इमरान खान को छोड़ जाएंगे। ये आप देखिएगा, बहुत सारे लोगों ने इस वजह से भी ज्वाइन किया है। और ना तो हमारे सियासतदान को इतने रेवोल्यूशनरी और इनकलाबी हैं कि वो इमरान खान साहब के साथ खड़े होंगे, तो किसी हर चीज की उम्मीद रखें। ठीक। शहजाद चौधरी साहब, आप क्या समझते हैं, खान मोहम्मद जमाली की वापसी के बाद कौमी असेंबली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान की वापसी की लाइन लग जाएगी? नहीं, जवाद लाइन तो नहीं लगेगी, लेकिन इनके अलावा भी शायद अगर कोई 1-2 और आ सकते हैं तो आ सकते हैं। देखिए 2, 3, 4 की बात जहाँ तक है उन पे असरअंदाज हुआ जा सकता है। कौन असरअंदाज हो सकता है? जाहिर है कि वहाँ पे असरअंदाज होने वाले मौजूद हैं, जो कि अगर उन पे असरअंदाज होना चाहें तो उनको कह सकते हैं। कभी और जो इस्टेब्लिश पॉलिटिकल हमारी इस्टेब्लिशमेंट है वो भी असरअंदाज हो सकती है, पार्टीज़ भी असरअंदाज हो सकती हैं। फिर बलोच सरदार, सिंध के मखदूम, मलिक पंजाब के या चौधरी, ये सब लोग वो हैं जो कि रवायती सियासतदान हैं। पाकिस्तान की सियासत रवायती है, फितरी तौर पर, नेचुरल सेंस में, और रवायती ही चल रही है। यानी ये जो एक उबाल आया छोटा इमरान खान का,
इमरान खान के लिए लम्हा फिक्रिया, मैं ये नहीं कहता उनके 131 मेंबर हैं, ये 1-2 बंदे आएंगे या 2-4 आ भी जाएंगे तो पीछे ज़्यादा मेजॉरिटी उनके साथ ही रहेगी, लेकिन उनका लम्हा फिक्रिया क्या है कि वो जो रेवोल्यूशन या इनकलाब का सोचते हैं या सोच रहे थे, वो इनकलाब कहाँ खो गया। यानी वो सिर्फ इस बात पे तो नहीं हो सकता कि डोनाल्ड लू को निकाल दिया जाए, या इस बात पे नहीं हो सकता कि अमेरिका के साथ मैं दुश्मनी करना चाहता हूँ। भाई आपकी पॉलिसी प्रेफरेंस हो सकती है, पॉलिसी प्रेफरेंस पे इनकलाब नहीं लाए जाते। अगर आप रूस के इनकलाब की बात करें, चीन के इनकलाब की बात करें, फ्रांस के इनकलाब की बात करें, उसकी जो डायनामिक्स थी वो टोटली डिफरेंट थी, वो एक मास अपील थी। यहाँ पर तो इमरान खान साहब कुछ अरसे को ये 2-4 धमाकड़ चौकड़ी करने के बाद अब लोगों को बाहर निकालना मुश्किल हो गया, जिस तरीके से कमर शीमा साहब कह रहे थे। तो ये चीज़ें जो लिमिटेशंस हैं, तो उनके नज़रिए की पहली बात है, नज़रिया है नहीं है, सिर्फ नज़रिया एक ही है, नेगेटिव्स का नज़रिया है, किसके साथ कितने नेगेटिव्स जुड़े हुए हैं। अगर आपको अपोजिशन या इस वक्त जो गवर्नमेंट है उसमें नेगेटिव ज़्यादा आते हैं, इमरान खान में कम नेगेटिव नज़र आते हैं, तो पलड़ा उधर को भारी हो जाता है। और फिर उसके बाद गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे मसाइल और रिक्वायरमेंट्स टोटली चेंज हो गई हैं उस ज़माने से जब इनकलाब आया करते थे। तो इस निज़ाम को लेके आगे चलना है, जिसमें अंदर मईशत की इस्तेहकाम है, जिसके अंदर माशरे का एक स्टेबिलिटी है, फिर निज़ाम को सही करना, लेके चलना आगे, तो वो कैपेबिलिटी चाहिए उस बंदे के अंदर, जिसमें होगी। देखिए अभी इस गवर्नमेंट की अपील किस लिए पड़ी है, इसलिए कि बावजूद नेगेटिव्स के लोगों ने समझा कि यार इनमें ये एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी ज़रा ज़्यादा बेहतर है, तो शायद ये सपोर्ट इस तरफ ज़्यादा चली गई। तो ये चीज़ें मैटर करेंगी। बदकिस्मती से इमरान खान साहब के साथ कोई नज़रिया नहीं है, कोई नज़रिया बन नहीं रहा, और है भी, बन भी नहीं सकता। तो उनको बुनियादी तौर पर अपनी टोटल स्ट्रैटेजी को रिव्यू और रीफ्रेम करना पड़ेगा। इस बुनियाद पे तो आगे नहीं चल सकते। ठीक, अब बात करेंगे कराची के हल्का NA 240 में हुए ज़िमनी इंतखाब की। एक ब्रेक के बाद इस पर बात होगी, और वहाँ पर जो पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ हुई हैं, इसमें क्या कहा जा सकता है कि पुलिस, रेंजर्स और इंतज़ामिया की नाकामी हुई। ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। वेलकम बैक। कराची में हुए ज़िमनी इंतखाब की बात करेंगे। NA 240 MQM पाकिस्तान के रहनुमा इकबाल मोहम्मद अली के इंतकाल के बाद यहाँ पर ज़िमनी इंतखाब हुआ, लेकिन आज वहाँ पर हल्के में सूरत हाल इंतहाई कशीदा रही है। एक शख्स के जाँ बहक होने की इत्तलात है, मुतादिद ज़ख्मी हैं, ज़ख्मियों की हालत भी नाजुक बताई जा रही है। जो गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है उसके मुताबिक जो वहाँ पर महाजिर कौमी मूवमेंट है वो इस वक्त पहले नंबर पर है, तहरीक लब्बैक दूसरे, और MQM पाकिस्तान का अब तक के जो नताइज हैं उसके मुताबिक तीसरा नंबर जा रहा है। लेकिन जो सूरत हाल कशीदा रही, इसका जिम्मेदार कौन है? शहजाद चौधरी साहब, आप क्या समझते हैं जो पुरतशद्दुद वाक़यात हैं इसमें पुलिस, रेंजर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे, इंतज़ामिया की नाकामी है ये? अच्छा देखिए, मैं चूंकि आज इस खबर को फॉलो नहीं कर सका, तो इसलिए मैं माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मैं हो सकता है कोई डिटेल्स मिस कर जाऊँ। लेकिन बुनियादी तौर पर जब भी इलेक्शन किया जाता है और इलेक्शन के इंतज़ाम का जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पे होती है, तो जो रेंजर्स हो या पुलिस हो या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, वो सपोर्टिंग रोल में आती हैं। उनका मकसद क्या होता है कि अमन व अमान का वहाँ पे मामला रखा जाए। मैं आपका इब्तदाइया सुन रहा था जिसमें आपने कहा कि आज वहाँ पे जो टर्न आउट था वो 5% के करीब था। अच्छा, अब अगर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ पर MQM की कॉन्स्टिट्यूंसी है, जहाँ पे MQM का एक मेंबर था जिसकी वफात के बाद वहाँ पे बाई इलेक्शन हो रहा है, और वहाँ 5% सिर्फ हो, तो ये लम्हा फिक्रिया है, ये बड़ा लम्हा फिक्रिया बनता है वहाँ पे कि ये 5% टर्न आउट क्यों था, यानी क्या वजह है। इसका मतलब यह है कि MQM अपने तौर पर एक इंतज़ामी हैसियत के अंदर अपनी पोजीशन को उस तरह मुस्तहकम नहीं कर पाए जिस तरीके से हम सब समझ रहे थे कि वहाँ पर कराची में या जिस तरीके से अब इलेक्शन आने वाले हैं तो ये अपनी पोजीशन को मुस्तहकम कर पाएंगे। तो कोई ना कोई तो वजह बनी कि MQM की जो अपील है वो लोगों को बाहर नहीं निकाल सकी। इसलिए न सिर्फ ये कि इस ज़िमनी इंतखाब के अंदर हमें एक झलक नज़र आती है, हमें आगे आने वाले जो आम इंतखाबात होंगे, क्या वहाँ पर भी हम ये तवक्को करें कि MQM की वो हैसियत जिसकी बुनियाद पे वो अपना हैंड प्ले करती थी वो अब नहीं है। किस बुनियाद पे वो PPP के साथ कहेगी कि उसके हकूक़ को उसको दिया जाए? उसके पास तो वो फोर्स नहीं है, वो अपने उस इंतज़ामी बुनियाद पे उनके साथ मुआहदे कर रही थी। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि ये चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं। एक और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जहाँ आएगी और इस तरीके से आएगी और शद्दो-मद और ज़ोर के साथ आएगी, तो वहाँ पर क्लैश का ख़तरा हर वक्त रहता है। शायद मुझे चूँकि पूरे हालात का अभी अंदाज़ा नहीं है कि वहाँ पर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने किस जगह से अपनी पहलू तय की। कोशिश तो उनकी हर वक्त ये होनी चाहिए कि अमन व अमान कायम रखा जाए, लेकिन अगर कोई उनकी तरफ से हुई है कमज़ोरी तो ज़ाहिर है उसको सामने आना चाहिए, वरना
मेरा ख्याल है कि अगर जिस किस्म का डिसइंटरेस्ट और जिस किस्म का टीएलपी का जोर अगर आपको वहां मैं कहूँ नजर आता है, तो फिर ये क्लैश की तरफ जाना ही जाना बन रहा था और इसको लोगों को देख लेना चाहिए था टाइम पे। ठीक। सज्जाद मीर साहब, आप क्या समझते हैं, इंतजामिया की नाकामी थी, पुलिस रेंजर्स वहां पर नाकाम हुई हल्के में जो सूरत हाल कशीदा हुई इंतखाब के दौरान? असल में इस हल्के को इतना संजीदा नहीं लिया गया कि इसके इलेक्शन को जो समझा, जो पीपल्स पार्टी का तो इंटरेस्ट नहीं था, वो तो वहाँ इलेक्शन लड़ नहीं रही थी और वैसे भी ये उनका हल्का नहीं है। ये अजीब इलाका है, कुरंगी लांडी का इलाका इंडस्ट्रियल एरिया है, पाकिस्तान का शायद सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया हो या साइट के बाद सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया गिना जाता हो। ये जब देखिए, जब उजड़े हुए लोग पाकिस्तान आए थे तो खुले आसमान के तले रहते थे कायद आजम के मज़ार के साथ। फिर जब उनको झोंपड़े मिल गए तो गोया उन्होंने, नेमतुल्लाह खान बताते हैं कि उन्होंने अपनी वालदा को बुला दिया कि मैंने घर हासिल कर लिया है। वो घर एक झोंपड़ा था। आजम खान जब आए तो उन्होंने तेजी के साथ 6 महीने के अंदर 100 क्वार्टर बना दिए कुरंगी में। ये पहला मनसूबा था जो आज भी 100 क्वार्टर के नाम से गिना जाता है। तो ये एक सिंबॉलिक सा एक इलाका है। उसी के साथ लांडी का इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हुआ और इनके नाम भी ऐसे ही हैं, 6 नंबर, 6.5 नंबर, 7.25 नंबर, 6.25 नंबर, 6.25 नंबर, इसी तरह के नाम हैं इनके। ये एक उसी तरह का डेवलप किया हुआ इलाका है, लेबर है उसमें, उजड़े पुजड़े लोग जो आए हैं वो वहाँ आबाद हुए, बिहार के लोग हैं, इधर के लोग हैं, दूसरे लोग हैं, सिंधी लोग हैं, आबादी है। एक खास उसका मिजाज है। इसमें जब एमकेएम के खिलाफ पहली बगावत हुई थी तो आफाक अहमद का गढ़ भी यही था, जिसे व्हाइट हाउस कहते हैं, वो इसी इलाके में था। तो वो एक बड़ी बड़ी डिसेंटिंग सा एक सूरत थी, यानी जिसको लोग वो एरिया कहते थे एमकेएम वाले, वो इसी इलाके में था। लेकिन बाद में उन्होंने जब वो यहाँ आए, उन्होंने जीता इलेक्शन और अपनी जान पैदा की, तो वो बिल्कुल नजर आता था कि ये उनका हिस्सा है। आज भी वो कहते हैं कि हमारी लड़ाई नहीं है, लड़ाई तो तहरीक लब्बैक की हुई है और मुस्तफा कमाल की हुई है। अच्छा, ये जो लड़ाई हुई है, ये जाहिर है कि शहजाद चौधरी साहब ने ठीक कहा, जहाँ तहरीक लब्बैक आएगी वहाँ क्या सूरत हाल पैदा होती है ये कोई कुछ नहीं कह सकता। पहले कराची में सुन्नी तहरीक हुआ करती थी, अब तहरीक लब्बैक जो है वो बिल्कुल ऑर्गेनाइज और बल्कि बहुत मिलिटेंट किस्म के मिजाज रखती है। इसमें एक आदमी का चले जाना कोई छोटी बात नहीं है। अब देखना ये है कि वहाँ क्या करते इंतजामिया। यानी यहाँ तो ये है कि ये एक हल्के का इलेक्शन था, वो कहते हैं कि सुबह कह रहे थे जी वोट डालने वाले नहीं आए, पौने घंटे के बाद किसी ने कहा जी 2 वोटर आए और ये पुलिस का एक आदमी बाहर खड़ा हुआ है। तो क्या 2 वोटर के लिए कोई 100 बंदों की नफरी लगा देते, वो क्या करते? ये हमारे सोचने की बात है कि हमने लॉ एंड ऑर्डर कायम कैसे रखना है। और इलेक्शन बड़े स्मूथली हो गए, लेकिन जो पैटर्न होता है कि लोग दूसरे पहर जो है खासतौर पर तेजी के साथ आते हैं इंतखाब वोट डालने के लिए, तो वो 3 बजे के बाद बजाय इसके कि लोग आते हैं, ये हंगामा शुरू हो गए। और ये हंगामे शुरू हो गए, मेरा ख्याल में मरने वालों को और मारने वालों को तो शायद फायदा नहीं होगा, जीतने वाले शायद इसमें भी वो जीत लें। और उन्होंने तहम्मुल का मुजाहरा किया होगा मेरा ख्याल में, वो मैं कुछ नहीं कह सकता, किसी के बारे में मुझे राय नहीं दे सकता। इतनी पार्टियां वहाँ गड़बड़ है, कुछ कहा कहना मुश्किल है, लेकिन ये एक बहुत ही सेंसिटिव इलाका था जिसको समझना चाहिए। ठीक। ज़गम साहब, आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? क्या नाकामी है वहाँ पर पुलिस की, इंतज़ामिया की, रेंजर्स की? देखिए जवाद साहब, हमारे पास अभी इतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है कि बहुत अच्छा तजिया कर सकें। एक तो हमें ये देखना होगा कि क्या ये एक वन ऑफ इंसिडेंट था या किसी पैटर्न की निशानदही करता है। कहीं कराची में जो पॉलिटिकल वायलेंस इतना सा रहा है और जिसके नतीजे में वहाँ की जमहूरियत बहुत बुरी तरह मुतासर हुई और सियासी जमातें गुंडागर्दी के ज़रिए और वायलेंस के ज़रिए इलेक्शन पर असरअंदाज होती रही, क्या ये उस तरह की कोशिश थी? जिसने भी की, अगरचे कहा जा रहा है कि एमकेएम ने की, लेकिन अब ये पैटर्न वहाँ पे एमकेएम तक महदूद तो नहीं रहा। क्या किसी एक जगह पे इत्तफाकन झगड़ा हो गया और ये वाक़या हो गया? उस तरीके से तो हो सकता है, लेकिन अभी तक जो इलेक्शन है, अगर जो फिगर्स आपने बताए हैं, इतने लो टर्न आउट है, मेरे ख्याल में वो बहुत ही एक अफसोसनाक चीज़ है और वो जाहिर करता है कि कराची के अवाम जो है वो इंतहाई मायूस है। ठीक है, एमकेएम अपने लोगों को नहीं निकाल सकी और वो बाहर नहीं आए, लेकिन व्हाट अबाउट अदर पार्टीज? वो जमात जिसकी तरफ पिछले इलेक्शन में लोग जाते दिखाई दिए थे, क्या 5% लोगों को भी वो अट्रैक्ट नहीं कर सके? और वो जमात जो 10 साल से ज़्यादा से सूबे पर हुकूमत कर रही है, क्या वो भी 5-6% वोट जो है इस हल्के से नहीं ले सके, जो भी इस हल्के की नेचर हो? और जो मुस्लिम लीग नवाज है उसका तो हमें पता ही है, वो तो बहुत दिनों से उसने कराची से हाथ उठाए हुए हैं।
तो मेरे ख्याल में कल परसों तक जब मज़ीद इसकी सूरत हाल वाज़ेह होगी, हमारे पास रिजल्ट्स भी आएंगे और इस वाक़े की भी तफसील आएगी, तो हम बेहतर तौर पर इसका तजिया कर सकेंगे। जी, कमर चीमा साहब, आप वहाँ पर जो कराची के हल्का एन 240 में ज़िमनी इंतखाब हुआ, जो पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ हुई, इसका जिम्मेदार किसको ठहराते हैं? क्या पुलिस, रेंजर्स और इंतज़ामिया की नाकामी है? देखिए, ज़ाहिर बात है, एट द एंड ऑफ द डे आपने बात तो इंतज़ामिया के हुई ऊपर करनी होती है। लेकिन ज़ाहिर बात है ये फ्रस्ट्रेशन भी है उन प्लेयर्स की जो ज़ाहिर बात है अपने हिस्से से कुछ ज़्यादा चीज़ें लेना चाह रहे होंगे और लड़ना शायद वो समझते हैं कई दफ़ा कि जो इस तरह के मौकों के ऊपर शायद उनको ये फ़ायदा देगा कि जो वोटर उनके खिलाफ आ रहा है वो ना आए वहाँ पे। इस तरह की सिचुएशन भी होती है, लेकिन मैं इसको एक और पहलू से भी देखना चाहता हूँ। देखिए, लार्जली शायद लोग ये समझते हैं कि ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस या ये जो खास किस्म की डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज हल्के में हुई है, ये कोई इनकी जिंदगियों में इतनी कोई बेहतरी नहीं लेके आ सकेगा। तो लिहाजा इससे अच्छा ये है कि घर में रहो या अपना कारोबार करो, या छुट्टी अगर मिली है, लोकल छुट्टी है, तो एटलीस्ट इसको एंजॉय करो, रादर जाके वहां पे कोई इस तरह की तब्दीली तो आनी कोई नहीं है। और दूसरा, वो जो पीटीआई कभी हालात को गर्म करती है, शायद वो भी इतना लंबा चौड़ा में नजर नहीं आया। एमक्यूएम भी बहुत जारी बात है अरूज पे रही है, बड़ी ताकत रही है, लेकिन एमक्यूएम का भी अब जारी बात है, वो जिसे कहते हैं ना, हालात इतने उनके फेवर में भी नहीं है, लेकिन जारी बात है खास किस्म का वोटर होने की वजह से उनको बड़ा एडवांटेज मिलता है और वो पहले भी इससे जीते हैं। सो लार्जली लोगों का कॉन्फिडेंस ना होना सिस्टम के ऊपर और इस चीज पे यकीन होना कि शायद एक सियासी जमात, एक एमएनए की सीट हमें क्या फायदा दे सकती है, लोगों ने इसके ऊपर इंटरेस्ट भी नहीं लिया। और नॉर्मली कई दफा ऐसे भी होता है कि कई दफा किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ज्यादा रोल प्ले करती हैं, तो मीडिया भी उसको टेंशन देता है, तो तब भी वो इंटरेस्टिंग हो जाता है। सो मेरा ख्याल है मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिसने इस पर्टिकुलर हल्के को का टर्नओवर कम रहा है, और इंतजामिया की अपनी कमजोरी रही होगी, लेकिन जो वहां पे लोग कंटेस्ट कर रहे हैं उनकी अपनी जो है वो मजबूरियां होंगी, लड़ना शायद उनको कई दफा फायदा दे जाता। हमने देखा है पंजाब में भी कई दफा देखा है कि सियासत में इलेक्शन वाले दिन किसी पोलिंग स्टेशन पे लड़ाई हो जाती है ताकि वहां पर रोक के फायदा लिया जाए, तो इस तरह की चीजें भी होती हैं। सो लार्जली पुरअमन रहा है, लेकिन सारी बात है एक दो वाकयात तो हो ही जाते हैं, लेकिन लोगों का इंटरेस्ट ना लेना इस बात की गवाही है कि लोग शायद समझते हैं कि शायद ये उनकी जिंदगियों में कोई इतनी बेहतरी नहीं आ सकेगी अगर वो वोट देने जाएंगे भी बाहर। तो एक और अहम मामले को डिस्कस कर लेते हैं प्रोग्राम में, इसी ज़िमनी इंतखाबात को लेकर। 17 जुलाई को पंजाब में ज़िमनी इंतखाब होने जा रहे हैं 20 नशिस्तों पर। क्या ये कहा जा सकता है कि वहाँ पर भी टर्नआउट कम रहेगा, या इस तरह का जिस तरह 5% आज रहा, इस तरह की सूरत हाल हो सकती है? शहजाद चौधरी साहब। नहीं, मैं नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि मार्का है भाई, वो तो मार्का है दो बड़ी पार्टियों के बीच में। एक क्लेमेंट है और एक, दोनों ही क्लेमेंट्स हैं। एक कहते हैं कि पंजाब हमारा है और दूसरे कहते हैं कि नजरिया हमारा है। तो पीटीआई और पीएमएलएन के दरमियान एक मार्का होने जा रहा है, और ये मार्का डिटरमिन करेगा कि पंजाब के आने वाले जो इलेक्शंस हैं, बड़े इलेक्शंस हैं, उनमें खदोखाल क्या होंगे, और वो खदोखाल बताएंगे कि किसकी कितनी उम्मीद है और किसी को क्या करना है, कि स्ट्रेटजी तब्दील करनी है। तो मेरा ख्याल है कि ये इस किस्म की एक कॉन्टेस्ट है जो कि ना सिर्फ उन पार्टीज़ के लिए बल्कि पूरे मुल्क के लिए, और ख़ासतौर पर हम लोग जो टीवी पे तज्जिया करते हैं, तबसरा करते हैं, बड़ी गहरी नज़र से इसको देखेंगे। तो मैं नहीं समझता कि लो टर्नआउट होगा। मेरा ख्याल है इस दफ़ा ये वाला मार्का काफ़ी मजबूत और सख्त होगा। ठीक, मीर साहब, आप क्या समझते हैं कि जो टर्नआउट पंजाब में ज़िमनी इंतखाब में होने जा रहा है, वहाँ पर सूरत हाल भी इस तरह की रहेगी? साहब ठीक कह रहे हैं, वहाँ के डिफरेंट सूरत हाल है। लड़ाई जो है दोनों का, देखिए बयानिया एक रहा है, मुस्लिम लीग का बयानिया भी वही रहा है जो आज तहरीक इंसाफ का बयानिया, एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, और वही इल्ज़ाम लगता था मुस्लिम लीग पर जो उन पर लगता था। फिर उन पर भी वही इल्ज़ाम लग रहा है कि महंगाई पैदा की जो उन पर लगता है। तो ये एक बड़ी दिलचस्पी सूरत हाल पैदा होगी कि लोग किस चीज़ को बाई करते हैं, कैसे लेते हैं और क्या कहते हैं, कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन गलत है, कौन हक पर है, कौन रास्ते पर हमें लेके जाएगा, कौन लेके जाएगा। फिर ये बहुत सी कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी हैं कि जो बड़ी पक्की कॉन्स्टिट्यूंसी है, और कॉन्स्टिट्यूंसी वालों ने जब बगावत की है तो ये सोच के बगावत की है कि यहाँ तक टिकट काम करेगा तहरीक मुस्लिम लीग नून का, ये सोच के बगावत की है, और इसलिए वो उनकी मदद के साथ लड़ना चाहते हैं। अब फैसला होना है कि मुनहरफीन के जाने से जो उनको नेगेटिव एक वोट पड़ना है, क्या वो नेगेटिव वोट पड़ेगा, या मुस्लिम लीग की नेगेटिव सपोर्ट का जो वोट है वो उनको हासिल होगा। ये कैसी सूरत है जो पैदा होगी,
और जहाँ तक बयानिया के ताल्लुक को मैंने ऐसे कर दिया कि दोनों का बयानिया अलग अलग वक्तों में अलग अलग एक तरह के रहे। वो भी फौज के खिलाफ जिस तरह बोलता रहा, नवाज शरीफ सबको पता है, जी और ये इमरान खान ने खैर वहाँ से बात को पकड़ा और आगे चला है। और ये भी सूरत सामने है कि अब महंगाई का इल्जाम इन पर भी लगता है, उन पर भी लगता है। तो ये सब छोड़ दीजिएगा, नजरियाती बहसें नहीं है, लेकिन पक्की कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं और जहाँ इलेक्शन लड़ रहा मॉडल मौजूद है, उसी के तहत इलेक्शन होंगे। और मेरे ख्याल में कोई खूनी इलेक्शन नहीं होंगे, ठीक ठीक ठाक इलेक्शन। ठीक। जैगम साहब, आप क्या समझते हैं, वहाँ टर्नआउट रहेगा इस तरह का? तो बहुत अच्छा टर्नआउट रहेगा। हो सकता है जो जनरल इलेक्शन होते हैं उससे थोड़ा सा कम हो, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा रहेगा और बड़े ज़बरदस्त मार्के होंगे। इलेक्शन जीतने वाले लोग हैं जो पिछली बार जीते थे, वो दोबारा अपने हल्के को वापस जा रहे हैं। और दो पार्टियों के लिए जी बहुत अहम, जो दो बड़ी पार्टियां हैं उनके लिए बहुत ही अहम है। एक तो पंजाब जो है वो मुस्तकबिल का बैटल ग्राउंड है। जो अगला इलेक्शन है, जनरल ठीक इलेक्शन, उसका फैसला पंजाब ने करना है। उसमें जाहिर है, और पीटीआई की जो इस वक्त का मोमेंटम है, जो उसने मजबूर करना चाहती है वक्त से पहले वो इलेक्शन कराए, उसका फैसला भी इन इलेक्शन से करना है। या तो ये ठीक हुकूमत जम जाएगी, इसके बाद उखड़ जाएगी। ठीक। शीमा साहब, एक तो इसका भी जवाब दीजिएगा, दूसरा अभी खबर आई है इमरान खान साहब ने इतवार को एहतजाज की कॉल दे दी है महंगाई के बारे में, तो क्या अब जो रद्दमल होगा वो उनकी तवक्को के मुताबिक होगा? इन दोनों पे आप रिप्लाई कर दीजिए मुख्तसर। मेरा नहीं ख्याल कि रद्द-ए-अमल इमरान खान साहब की तवक्को के मुताबिक होगा। लोग इसको रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है कि लोग बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है अपने काम में, नौकरी में। पाकिस्तान की मिडिल क्लास बहुत बड़ी है, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, ये इंजन होते हैं किसी भी तहरीक को चलाने के लिए, प्रोटेस्ट कराने के लिए, और यहाँ ये नौकरी करते हैं या कारोबार करते हैं या किसी चीज़ में मसरूफ़ हैं। सो वो समझते हैं कि पॉलिटिशियंस होते हैं ये अपनी जगहों पे होते हैं। तो मुझे नहीं लगता टर्नओवर बड़ा होगा, लेकिन एक हम सब कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। शहजाद और जी दूसरा पंजाब वाली बात जो आपकी है, उसमें ज़िमनी इलेक्शन में हमेशा टर्नओवर कम होता है, लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब अगर हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जाते हैं, ठीक वहां पे जा तो शायद माहौल बने, लेकिन ये देखने वाली सिचुएशन होगी। ये जो पेट्रोल बढ़ा है, क्या पीएमएलएन डैमेज होता है कि नहीं होता, ठीक है महंगाई जो बढ़ी है, सो ये होगा, लेट्स सी क्या नहीं। ठीक। शहजाद चौधरी साहब, इमरान खान साहब ने इतवार की रात 9 बजे मुल्की एहतजाज की कॉल दी है, रिएक्शन उनकी तवक्को के मुताबिक होगा रद्द-ए-अमल? जवाब मेरा ख्याल है कि लोग जिस मुश्किल से गुजर रहे हैं, उनकी ज़िंदगियाँ, उनके माशी मसाइल, उनका खाना पीना, रोज़मर्रा की ज़िंदगी जितनी तकलीफ़ देह हो चुकी है, मेरा ख्याल है अब काफ़ी हद तक वो उस जगह पहुंच चुके हैं जहाँ पे वो बिल्कुल अच्छे तरीके से अप्रिशिएट करते हैं कि ये सिर्फ एक या दो बंदों का या पार्टीज़ का काम नहीं है, ये सबका फेलियर है, जिसके अंदर वो इमरान खान को भी गर्दानते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता ये बात और खुलेगी कि इमरान खान साहब की जो गवर्नमेंट थी या जो उनकी पॉलिसीज़ थी या जो उनके आखिरी चंद महीनों की जो पॉलिसीज़ या उनके फैसले थे, उन्होंने इस मुल्क को कितना नुकसान पहुंचाया। मेरा ख्याल है कि लोग अब इस चीज़ को जितना बेहतर पहचानेंगे, आप समझे, आप देखेंगे कि लोगों का वो जो एक पहले दिन का जो एक रिएक्शन था, उससे आहिस्ता आहिस्ता दूरी होती रहेगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस मरतबा हाँ कुछ मन चले बाहर निकल के अगर कोई झंडे झुंडे पकड़ के मोटरसाइकिलों पे बैठ के कुछ टकटलियाँ कर लेंगे, लेकिन मेरा ख्याल उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। मीर साहब, आप भी यही समझते हैं कि इस बार तवक्को इमरान खान की जो इस बार जो एहतजाज का रद्द-ए-अमल होगा वो इमरान खान साहब की तवक्को के मुताबिक नहीं होगा, जो उन्होंने इतवार की रात कॉल दी है? इमरान अभी बड़ी मूवमेंट चलाने की पोजीशन में नहीं है, अच्छा और जिस तरह का स्टैंड उसने तैयार किया है, इसमें उसके खिलाफ सरकारी रद्द-ए-अमल जो है वो शदीद आ सकता है और उसको कोई एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट नहीं होगी। उसने माजी में जो कुछ किया था, और वो भी कोई ऐसा नहीं था जैसा कि हम बयान करते हैं। सारा दिन खाली हुआ करता था मैदान, रात को कंटेनर सजाया करते थे, दिन को होटल सजा करते थे, रात को कंटेनर सजा करते थे। वो भी एक अलग कहानी है। वो तो ताहिर कादिर था बेचारा, जिसके बंदे वहीं बैठे हुए अपनी सलवारें धोते रहते थे और टांगते रहते थे और कपड़े साफ करते रहते थे और गलियां खराब करते रहते थे, गंदा करते रहते थे। इसलिए इस तरह की तवक्को रखना इमरान खान से कि वो भी अब यानी कि उसने जो वार करना था वो कर दिया, पहला जो हमला करना था वो कर दिया। अब उसके बाद दूसरी किसी ऐसी कोशिश की जो है वो ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए इमरान। ठीक। महंगाई को लेकर जैगम साहब, इमरान खान साहब ने इतवार की रात मुल्की एहतजाज की कॉल दे दी है, तो तवक्को उस तरह की है उन्हें जिस तरह के रद्द-ए-अमल शदीद आएगा? आपको लगता है कुछ कम हो जाएगा? देखिए, कोई 10वीं बार है कि वो इस तरह की मुल्क की काल जो है स्ट्राइक दे रहे हैं, लेकिन इस तरह की जो मुल्क की काल होती है
वो उस वक्त काम आती है जब एक स्पॉन्टेनियस अवाम में कोई रिएक्शन मौजूद है, जिसके आसार अभी नज़र नहीं आए। इससे पहले जब भी उन्होंने इस तरह की कॉज दी है तो बहुत थोड़े से लोग बाहर हैं। अलबत्ता जहाँ वो ऐसा करते हैं तो उस वक्त ज़रूर PTI के कारकुन जो हैं वो जमा होते हैं और वो अच्छा जलसा कर लेते हैं। लेकिन इस तरह की एक मुल्क की मोबिलाइजेशन में वो अभी तक नाकाम रहे। जा सकता कि वो मुस्तकबिल में कामयाब होंगे। ठीक फिलहाल मुझे नजर नहीं आता, लेकिन कब लोग ठीक स्पॉन्टेनियसली मोबिलाइज हो जाते हैं ये कोई भी ठीक है। ज़ैगम खान साहब, कमर चीमा साहब, शहजाद चौधरी साहब, सज्जाद मीर साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा नाजरीन, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।